नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रीजनिंग के एक प्रैक्टिस पेपर लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो स्पेशली बीएसटीसी और इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट को सेंटर में रख करके बनाया गया है। किस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन बाय वन करके हम एक एक क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, सम्मेलन अध्यक्ष और समाचार पत्र। देखिएगा, जिस तरीके से एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन की अगर हम बात करें, उस सम्मेलन का जो अध्यक्ष, जो मेन मुखिया होता है, या सम्मेलन का जो संचालन करने का काम है वो कौन करता है? तो संचालन करने का काम कौन करता है? अध्यक्ष करता है। उसी तरीके से समाचार पत्र होता है, उसका संचालन करने का काम कौन करता है? क्या रिपोर्टर करता है, क्या वितरक करता है, क्या मुद्रक करता है, या क्या संपादक करता है? क्या होना चाहिए यहाँ पर सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संपादक। क्या रहेगा? संपादक। समाचार पत्र का संचालन कौन करता है? संपादक करता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा गया है कि एक निश्चित कोड में पैनिक शब्द को KZMRX के रूप में लिखा जाता है, तो ऑपरेशन शब्द को किस रूप में लिखा जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर शब्द लिखा गया है पैनिक। क्या लिखा गया है? पैनिक। पैनिक के अंदर P, इसके बाद में A, इसके बाद में N, इसके बाद में I और इसके बाद में C लिखा गया है। बाद में लिखा गया है K, फिर लिखा गया है Z, फिर लिखा गया है M, और फिर लिखा गया है R, और फिर लिखा गया है X। देखिए, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको एक चीज़ महसूस होगी कि P कौन से नंबर पे आता है? P आता है 16 नंबर पे। K कौन से नंबर पे आता है? तो K आता है 11 नंबर पे। 11 और 16 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलता है? 27 मिलेगा। कितना मिलेगा? 27। यहाँ पर A एक नंबर पे आता है, Z आता है 26 नंबर पे। 26 और 1 को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। ये N आता है कितने नंबर पर? 14 नंबर पर। M आता है कितने नंबर पर? 13 नंबर पर। 13 और 14 को आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 27। इसका मतलब जब भी दो अक्षरों का मेल या उनका जो योग है वो 27 मिले, तो इसका मतलब उनका अपोजिट नंबर लिया गया है। P का अपोजिट K होता है, A का Z होता है, N का M होता है, I का R होता है, C का X होता है। उसी तरीके से हम ऑपरेशन का देखेंगे। O का अपोजिट क्या होता है? O की बात करें तो O का अपोजिट होता है L। P की बात करें तो P का अपोजिट क्या होता है? K होता है। E की बात करें तो E का अपोजिट क्या होता है? V होता है। उसी प्रकार R की बात करें तो इसका अपोजिट क्या होता है? I होता है। क्या ये 4 अक्षरों से पता चल रहा है? देखिए, इसमें स्टार्टिंग के अंदर L नहीं है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। सेकंड की बात करें, इसमें भी नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया। L के V मिल रहा है, लेकिन इसमें I नहीं है, I इसके अंदर है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? B ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें लिखा गया है 785 का अर्थ है स्कूल इज़ ओवर। अगला लिखा गया मैच इज़ ओवर का अर्थ है 275, और स्कूल मैच का अर्थ है 28। तो मैच शब्द को किस संख्या से दर्शाया जाएगा? देखिए, स्कूल इज़ ओवर जो लिखा गया, ये जो 3 शब्द लिखे गए हैं, स्कूल और इज और ओवर, इन तीनों से दर्शाया जा रहा है 785 से। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है मैच इज़ ओवर, इसको किससे दर्शाया जा रहा है? इसको दर्शाया जा रहा है 275 से। स्कूल मैच, यहाँ पर सिर्फ 2 ही शब्द लिखे गए, स्कूल और मैच, इसको किससे दर्शाया जा रहा है? 28 से। हमें पूछा किसके बारे में? मैच के बारे में पूछा है। देखिए, सेकंड और थर्ड्स की बात करें, इन दोनों की अगर बात करें, इसमें लिखा हुआ मैच इज ओवर, इसमें लिखा हुआ स्कूल मैच। दोनों में चीज़ कॉमन क्या है? इन दोनों में मैच कॉमन है। मैच अगर कॉमन है तो दोनों में देखिए नंबरिंग कौन सी कॉमन है? 28 और 275 की अगर बात करें तो इनके अंदर नंबरिंग कौन सी कॉमन है? तो 2 नंबरिंग कॉमन है। कौन सी नंबरिंग कॉमन है? 2। इसका मतलब मैच का कोड क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? आपको एक सार्थक क्रम लिखना होता है। ये कुछ अवस्थाएं दी गई हैं ज़िंदगी की, कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ अवस्थाएं होती है, तो उन अवस्थाओं को एक क्रम में लगाना है। किशोरावस्था, वृद्धावस्था, वयस्कावस्था, बाल्यावस्था, शेषावस्था। अगर सबसे पहले हम बात करें तो क्या आती है? शेषावस्था आती है। क्या आती है? शेषावस्था। इसके बाद में शेषावस्था से बड़ी कौन सी अवस्था होती है? तो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात करें तो बालक के बाद में कौन सी अवस्था पैदा होती है? किशोर, यानी एक जवानी स्टार्ट होती है, किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था से बाद की बात करें तो एक वयस्क बनता है, वयस्क अवस्था आती है, और सबसे लास्ट में कौन सी अवस्था आती है? वृद्धावस्था आती है। तो सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? एक नंबर पे क्या है? तो 2, 4, फिर 1, यानी सबसे पहले क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 3 नंबर पे क्या आ रहा है? 3 नंबर पे आएगा 1।
इसके बाद में 4 नंबर पे क्या है यहाँ पर 5 है, और इसके बाद में लास्ट में 5 नंबर किस पर है 3 पर है। तो सही कॉम्बिनेशन क्या आएगा 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दकोश। जब आप डिक्शनरी देखते हैं, कोई भी डिक्शनरी के अंदर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर शब्द हैं वो शब्दकोश के अनुसार यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार वहाँ पर सब ऑर्डर में लगे होते हैं। जैसे पहले ए आएगा, फिर ए के बाद में ए बी लिखा हुआ है तो वो आएगा, फिर ए बी सी आएगा, फिर ए बी सी डी आएगा। इस तरीके से सारे शब्दकोश हैं वो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लगे होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें लिखा हुआ है ए, 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 इसमें लिखा हुआ है ए। यानी स्टार्टिंग नंबर से हम नहीं पता कर सकते कि पहले कौन सा आएगा। सेकंड की बात करें, इसमें लिखा हुआ है एल, इसमें लिखा हुआ है एल, इसमें लिखा हुआ है एल, और इसमें लिखा हुआ है एल, और इसमें लिखा हुआ है एल। इससे भी हम नहीं पता कर सकते कि कौन सा आएगा। इसकी बात करें तो इसमें लिखा हुआ है एल, इसमें क्या लिखा हुआ है आई। एल कौन से नंबर पे आता है 12 नंबर पे, आई कौन से नंबर पे आता है 9 नंबर पे। इसका मतलब इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा तो पहले आई वाला आएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें टी है, इसमें थर्ड नंबर पे एल है, इसमें क्या है पी है। तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले आई वाला आएगा। इसका मतलब 1 नंबर एल शब्दकोश के अनुसार जो ये शब्द है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। अब हम इस शब्द की बात नहीं करेंगे, अब हम बाकी के शब्दों की बात करेंगे। इसमें लिखिए सेकंड नंबर पे एल लिखा हुआ है, इसमें सॉरी थर्ड नंबर पे एल लिखा हुआ है, इसमें थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है। तो एल पहले आता है टी पहले आता है, एल पहले आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है एल, इसमें क्या लिखा हुआ है पी। तो सबसे लास्ट बात करें तो टी है वो सबसे लास्ट में आता है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक कौन से नंबर पर चला गया तो ये चला गया 5 नंबर पे। इसका मतलब ये 1 पे आएगा और ये 5 पे आएगा। तो 3 और 5, 3 नंबर पहले आना चाहिए, 5 नंबर लास्ट में आना चाहिए। 3 और 5, 3 और 5, इसका मतलब इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, इन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें पता करना है। अब इसके बाद में देखिएगा इस पर क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या है आई है, लेकिन इसमें थर्ड नंबर पे पी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है पी। तो एल पहले आता है या पी पहले आता है तो एल से पहले पी आता है। क्या आता है पी। इसका मतलब ऑटोमेटिक ये कौन से नंबर पर जाएगा तो ये आएगा 4 नंबर पे। कौन से नंबर पे आएगा 4 नंबर पे। तो 4 है वो 4 नंबर पे आएगा। 4 नंबर पे कौन लिखा हुआ है यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, नहीं पता कर सकते। इसका मतलब आगे हमें और फाइंड आउट करना होगा। अब इन दोनों में देखिए इनमें 4 तक ए एल डबल एल आई, ए डबल एल आई, जी लिखा हुआ है जी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है। तो ओ पहले आता है या आई पहले आता है तो पहले आता है आई। इसका मतलब ये कौन से नंबर पे आएगा तो ये आएगा सेकंड नंबर पे। तो 2 आएगा सेकंड नंबर पे। 2 सेकंड नंबर कहाँ लिख रखा है यहाँ लिख रखा है। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। तो 3 2 1 4 5 ये रहेगा राइट, इसका शब्दकोश के अनुसार ऑर्डर रहेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सके। एक शब्द लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं अल्फ़ाबेट को हमें यूज करना है, इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट हमें नहीं लेकर के आना है। इन सब अल्फ़ाबेट का यूज करके हमें ये शब्द बनाने हैं। पहला लिखा हुआ है नॉइज, नेशन लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है और एंगर लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द बनना चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो NOISE, इसका मतलब इसमें N है, I भी है, O भी है, इसका मतलब S भी है इसके अंदर, और E भी इसके अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, क्या ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। O है, R है, G है, A है, N है, I है, S है, M नहीं है। इसका मतलब ये M इसके अंदर नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। इसकी हम बात करें नेशन, तो N है, A है, T है, I है, O है, N है, इसका मतलब ये नेशन बनाया जा सकता है। एंगर की बात करें तो एंगर में क्या आ रहा है E आ रहा है, इसमें E कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो 3 ऐसे शब्द हैं जो नहीं बनाए जा सकते और एकमात्र नेशन ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा नेशन रहेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि वर्णों का क्रम बदले बिना, वर्णों का क्रम नहीं बदलना है, एक प्रत्येक वर्ण का केवल एक बार ही प्रयोग करके कितने बियरिंग को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। इसका सार्थक शब्द बनाने हैं आपको, तो एक तो बनाया जा सकता है बी। क्या बनाया जा सकता है बी। एक बनाया जा सकता है ईयर, ईयर का मतलब कान होते हैं। एक बनाया जा सकता है बियर। क्या बनाया जा सकता है
बियर। एक बनाया जा सकता है यहाँ पर रिंग, क्या बनाया जा सकता है, रिंग, ठीक है। रिंग मतलब अंगूठी होता है, बियर मतलब यहाँ पर भालू होता है। तो बी ईयर बियर और रिंग इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो टोटल कितने हुए, 4। इसका मतलब इसमें कितने बनाए जा सकते हैं, 4 ऐसे सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं किस शब्द से, बी रिंग से, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वर्णों का क्रम बदले बिना, सॉरी ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करें, लिखा हुआ है कि नल में पानी 5 लीटर प्रति मिनट की दर से बहता है। एक नल है जिसमें 1 मिनट में वो नल है वो कितना पानी बाहर निकाल देता है, 5 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो आपसे पूछा है प्रति 25 लीटर क्षमता वाली 5 बाल्टियां भरने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब एक बाल्टी हमारे पास कितनी लीटर क्षमता की है, 25 की, और हमारे पास ऐसी कितनी बाल्टियां हैं, 5 बाल्टियां हैं। टोटल बात करें तो हमें कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, हमें पड़ेगी 125 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। 125 लीटर पानी चलने के लिए कितना वक्त लगेगा, 5 मिनट लगते हैं, सॉरी 5 लीटर 1 मिनट में लगता है। तो इसमें 125 में हम किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 25 आएगा। और ये 25 क्या आएगा, मिनट। यानी 1 मिनट में अगर 5 लीटर पानी आता है तो 25 मिनट में 125 लीटर पानी आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, 25 मिनट। क्या रहेगा, यही तो पूछा है, 5 बाल्टियां भरने में कितना समय लगेगा, 25 मिनट लगेंगे, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल दिया गया है, अजय शुरू में उत्तर की ओर जाता है। अजय शुरू में उत्तर की ओर जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह के सवाल आ जाए जहाँ पर प्लस माइनस और ये हमें दूरी के बारे में कुछ ना लिखा जाए। ये कौन सा है, ये उत्तर है। ये क्या होता है, ये होता है दक्षिण। ये क्या होता है, ये होता है पूर्व। और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। हमें लिखा गया है कि अजय है वो शुरू में उत्तर की ओर जाता है। इसका मतलब सबसे पहले अजय किस दिशा में जाता है, इस दिशा में जाता है। फिर दाईं ओर, फिर दोबारा दाईं ओर, यानी 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। जब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर दाईं ओर हमेशा घड़ी की दिशा में होता है, इस दिशा में मुड़ेगा। इसका मतलब दूसरी कंडीशन में अजय कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तीसरी कंडीशन में अजय कहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ से फिर से वो एक बार दाएं ओर मुड़ेगा। तीसरी कंडीशन में दक्षिण में आ गया। ये कह रहा है, लास्ट में कह रहा है फिर बाईं ओर जाता है, तब वह किस दिशा में जा रहा है, फिर वापस यहाँ से बाईं दिशा में जाएगा। इसका मतलब यहाँ से वापस इस दिशा में जाएगा। तो चौथी कंडीशन में अजय कहाँ जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा है पूर्व दिशा। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, पूर्व आ जाएगा। क्या आएगा, पूर्व। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। हमें क्या पता करना है, यहाँ पर वर्ग पता करने हैं, ठीक है। वर्ग देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, ये एक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा वर्ग दिखाई दे रहा है, ये तीसरा वर्ग दिखाई दे रहा है, ये चौथा वर्ग दिखाई दे रहा है, और ये 5वां वर्ग। 5 वर्ग हमें सामने साफ साफ दिख रहे हैं। इसके बाद हम बात करें, जैसे आप देखिएगा ये छठा वर्ग हमें दिख रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है छठा वर्ग। इसके बाद की बात करें तो ये 7वां वर्ग हमें दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सारा वर्ग दिख रहा है, ये 7वां वर्ग है। इसके बाद की बात करें तो ये एक 8वां वर्ग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 8वां वर्ग। इसके बाद की बात करें ये 9वां वर्ग, फिर है यहाँ पर ये 10वां वर्ग। इसके बाद में यहाँ पर ये है 11वां वर्ग। 11 वर्ग टोटल बड़े बड़े हो चुके हैं। इसके अलावा बात करें हम तो 11 के अलावा 12 के अलावा 13, 14, 15, 16 वर्ग हो गए। इसके बाद की अगर बात करें हम कि कौन कौन से और वर्ग बन रहे हैं, तो 16 वर्ग ये बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 14 से ज़्यादा आंसर ही नहीं है। इसका मतलब हम राइट आंसर क्या दे देंगे कि 14 या उससे अधिक वर्ग बनेंगे। तो यहाँ पर 14 से काफ़ी अधिक वर्ग हैं वो बनेंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, एल के प्रतिकूल कौन सी आएगी। एल के प्रतिकूल यानी एल के जस्ट पीछे वाली साइड में हमसे पूछा गया है। ये जो एल फ्रंट साइड में है, इसके जस्ट पीछे वाली जो सतह है, इस सतह पर क्या अंकित होगा वो हमसे पूछा गया है। पहले तो आपको यहाँ पर ऑप्शन काटने होते हैं। ऑप्शन काटने से मतलब क्या है कि जो चीज़ पास दिखाई दे रही है वो चीज़ कभी भी विपरीत नहीं आ सकती, क्योंकि एल के जस्ट पास में एच दिख रहा है, तो एच तो ऊपर वाली सतह पर है, पीछे वाली सतह पर एच नहीं आ सकता। आई है वो जस्ट पास वाली सतह पर, तो पीछे वाली सतह पर आई नहीं आ सकता। तो जो एल के पास दिख रहा है वो एल के विपरीत नहीं हो सकता। तो एल के पास क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा देखिए एल के पास आई दिख रहा है, आई ऑप्शन में नहीं है। एल के पास जे दिख रहा है, जिसका मतलब जे भी आंसर में नहीं आएगा। इसके अलावा एल के पास में एम दिखाई दे रहा है, तो एम भी नहीं आएगा। एकमात्र हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, मात्र के बच गया। क्या बच गया, के। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा,
के हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन काटने पर ध्यान दीजिएगा। जब आप ऑप्शन काट देते हैं तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन ऐसा बचेगा जो नहीं कटेगा, तो वही आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कुछ इस तरीके से आकृति से रिलेटेड सवाल है कि उत्तर आकृति याद कीजिए जिसमें समस्या आकृति में दिए गए खंड कट गए हैं। जैसे ये खंड हैं वो काटे गए हैं, यानी इन आकृतियों को अलग अलग, जैसे हम कोई बर्फ़ का टुकड़ा है उसे हम तोड़ देते हैं, मान लीजिए वो अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाता है। कोई बड़ा पत्थर है उसे हम तोड़ दें तो वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। तो टूट करके इन टुकड़ों को अगर हम वापस मिला दें तो इनमें से कौन सी आकृति वापस बननी चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर देखिए तो इस तरीके से ये आकृति है, कुछ इस तरीके की, इस तरीके की ये आकृति दिख रही है हमें। इस तरीके की आकृति यहाँ पर 3 दी गई है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर 3 किस में दिख रहा है, इसमें देखिएगा 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3 है, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आ सकता। इसकी बात करें तो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। अब इनमें से एक आकृति कट चुकी है, 3 का पता करना है। इसके बाद में देखिए ये बड़ी सारी आकृति दिखाई दे रही है, क्या इसमें कोई बड़ा सारा खंड कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्या इसमें कोई बड़ा सारा खंड कटा हुआ दिख रहा है आपको, इस टाइप का खंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये एक बड़ा सारा खंड कट रहा है, लेकिन ये भी त्रिभुजाकार आकृति में ही कटे हुए हैं, जबकि यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति में कोई खंड नहीं कटा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो एकमात्र कौन सा ऑप्शन बच गया, डी ऑप्शन बच गया। डी के अंदर देखेंगे इस तरीके की ये आकृति है, तो ये आकृति कुछ इस तरीके की, यानी ये तीनों आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। ये 3 आकृतियाँ 1 2 और 3 ये हैं, और बाहर की तरफ इस तरीके की ये 3 आकृतियाँ दिखाई दे रही है। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ दें तो ये किसके जैसा दिखाई देगा, इसके जैसा बनता हुआ दिखेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर मिरर इमेज से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। यानी यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, उसके पास में अगर हम कोई दर्पण रख दें तो उस दर्पण के अंदर ये किस तरीके की इमेज है वो दिखाई देनी चाहिए। इस तरीके का हम एक डब्बा बनाते हैं, इसके बाद में इसके अंदर दिखाई दे तो ये सेम टू सेम कुछ इस तरीके से दिखाई देगी इमेज। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगी, लेकिन इसके बाद में इसमें 3 खंड कटे हुए हैं अलग अलग, इस तरीके से ये इमेज कटी हुई है। अगर ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक इस मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी मिरर से दूर दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो डब्बा है, ये डब्बा कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। यानी दूर वाला डब्बा हमें ब्लैक दिखना चाहिए, जबकि यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, पास वाला डब्बा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें कैसा दिखाई दे रहा है, पास वाला डब्बा, दूर वाला डब्बा है, इसमें क्या है, पास वाला डब्बा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें पास वाला डब्बा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। एक मतलब क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ एक बच गया, बी ऑप्शन। तो ये आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ज़्यादा आप पूरे सवाल को सोल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, आप कम से कम सवाल को सोल्व करके उसके बाद में आप ऑप्शन काटने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितने आप ऑप्शन काट सकते हैं उन ऑप्शंस को काट दीजिए, क्योंकि रीजनिंग का एक यही फंडा होता है कि जितने जल्दी आप ऑप्शन काटेंगे आपका क्वेश्चन हल होने के उतने ही जल्दी चांसेस होते हैं। तो हमने सिर्फ इतना ही किया, उसके बाद में 3 हमारे कट गए, सिर्फ एक मात्र बचा, वही हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किसे परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा। यानी अब इनको हम करें तो लास्ट में जो 38 आ रहा है, ये 38 सही नहीं आएगा, क्योंकि 20 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये आंसर पॉइंटों में आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करें, बदलें, जिससे कि हमारे पास 38 आंसर आ जाए। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखा गया है 8 के बाद में क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। तो हम पहला क्वेश्चन 3 और 5 को एक दूसरे के साथ बदलते हैं। 3 की जगह 5 लिखना है, 5 की जगह 3 लिखना है। तो सबसे पहले हम भाग दे करके क्या लिखेंगे, 5 लिखा हमने, क्या लिखा, 5 लिखा। 5 के बाद में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, 9, माइनस 3 की, अब 5 की जगह हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। लास्ट में क्या है, 38 है। क्या सही आ रहा है। अब इसमें भाग देंगे हम, तो सबसे पहले भाग दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक रूल लगता है, और वो रूल कौन सा होता है, बोर्ड मास का नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है, बोर्ड मास। इस बी का मतलब होता है बॉर्डर, सबसे पहले जो बॉर्डर लगी है उसको उठाएंगे। ऑफ का मतलब होता है का, क्या मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा। डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है भाग। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, मतलब माइनस। तो बॉर्डर ऑफ डिवाइड, सॉरी डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर हटाते हैं, फिर कहीं पर का लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 100 का 10, 100 का 10 अगर लिखा हुआ है तो उसे हम सोल्व करेंगे, 100 इंटू 10 करेंगे तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 का 10 करेंगे हम। तो का पहले हटाएंगे, फिर डिवाइड हटाएंगे, फिर मल्टीप्लाई हटाएंगे, फिर एडिशन हटाएंगे, और फिर सब्सट्रैक्ट हटाएंगे लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, भाग का निशान हटाएंगे। तो 8 को अगर आप भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से।
ठीक है। प्लस क्या आ रहा है यहाँ पर 9 आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 8 को 4 से गुणा करोगे 8 चौके 32, 32 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 41, 41 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में आएगा 38। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही रहेगा, बाकी ऑप्शन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। 3 और 5 को अगर हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा समीकरण सही स्टिक बैठ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि कुछ वर्ष दशक होते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या बनाया, वर्ष बनाया। ये कह रहा है अगर ये इतने वर्ष हैं तो इन इतने वर्षों में से कुछ क्या हैं, कुछ क्या हैं, दशक हैं। ठीक है। फिर कह रहा है सभी सभी शताब्दियाँ दशक होती हैं, जितनी भी शताब्दी है वो सारी की सारी क्या होती है, दशक होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं, देखिएगा कुछ इस तरीके से, अगर हम इसको बड़ा बनाएं कि जिस तरह से ये हमारे पास क्या है, वर्ष है, और इनमें से कुछ क्या है हमारे पास दशक हैं, यानी ये क्या है अपने पास दशक हैं। तो ये आगे लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है इसने, इसने लिखा है कि सभी शताब्दियाँ दशक होते हैं। इसका मतलब जितनी भी शताब्दी हैं वो सारी की सारी किस में आएगी, वो आएगी दशक के अंदर। तो 10 शताब्दी है वो यहाँ बनाई जाएगी। अब पहला निष्कर्ष देखिएगा, कुछ शताब्दियाँ वर्ष होती हैं, कुछ शताब्दियाँ वर्ष होती हैं, कुछ शताब्दियाँ वर्ष नहीं होती हैं, क्योंकि शताब्दी का और वर्ष का कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन गलत है। फिर कह रहे हैं कुछ दशक वर्ष होते हैं, क्या कुछ दशक वर्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यहाँ पर कुछ दशक वर्ष हैं। इसका मतलब दूसरा क्या है हमारा सही है। कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती, कोई भी शताब्दी है वो वर्ष नहीं है, सही है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं है। तो तीसरा हमारा क्या है, सही है। पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकलते हैं, नहीं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड निकलते हैं, नहीं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलते हैं, नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा कौन सा होना चाहिए, पहला लिखा हुआ है कुछ शताब्दी वर्ष होती है और कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती है। जब इस टाइप की कंडीशन आ जाए, एक में है और एक में नहीं है, तो हम दोनों में से किसी एक को मानेंगे। यानी या तो हम ये मानेंगे तो इसको मना करेंगे, ये मना होगी। अगर हम इसको मानेंगे तो ये नहीं होगी, और अगर इसको मानते हैं तो ये नहीं होगी। दोनों में से कोई एक आएगा। तो सबसे सटीक आंसर क्या है यहाँ पर, सेकंड सही है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बी ऑप्शन सही रहेगा। हम ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आंसर देंगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल लिखा है निम्नलिखित आरेखों में कौन सी एक आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सबसे सही चित्रित करता है। पृथ्वी की बात करें, समुद्र की बात करें और सूर्य की बात करें। देखिए पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से अलग होता है, सूर्य और पृथ्वी का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये क्या है, सूरज है, सन है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन समुद्र की बात करें तो समुद्र सारे के सारे किस पर होते हैं, पृथ्वी के ऊपर होते हैं। तो पृथ्वी के अंदर आएगा समुद्र, सूर्य आएगा अलग से। तो इस टाइप का कौन सा आंसर दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन। ये अंदर वाला समुद्र है, ये बाहर वाली पृथ्वी है, और ये क्या है, सूरज है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या हो रहा है, यदि 4 बराबर 0 है, 5 बराबर 5 है, 6 बराबर 12 है, 7 बराबर 21 है, तो 8 बराबर क्या आएगा। 4 बराबर 0 देखो, 5 बराबर 5, 6 बराबर, यहाँ से दिख रहा है कि ये 6 का जस्ट दुगना कर रहा है, यहाँ दिख रहा है कि 7 का जस्ट दुगना कर रहा है। इसका मतलब इसने क्या किया है, 6 इंटू 2 किया है तो बराबर में क्या आया, 12 आया। 7 इंटू क्या किया इसने, 3 किया तो बराबर में क्या आया, 21 आया। इससे पहले देखिएगा ये 4 इंटू क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी पहले 0 से गुणा कर रहा है, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। अब की बार किससे गुणा होगा, तो अब की बार गुणा होगा 4 से। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 8 चौके कितना होता है, सॉरी 32, कितना होता है 32, 8 चौके 32। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर, फिर 20 मीटर चलता है। वह शुरू के बिंदु से कितनी दूरी पर है। कोई भी इंसान है वो चलना स्टार्ट करता है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और कितना चलता है, सबसे पहले 10 मीटर चलता है। फिर ये कह रहा है कौन सी दिशा में मुड़ेगा, चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। दाहिनी ओर का मतलब है घड़ी की दिशा में, यहाँ से नीचे की तरफ राइट होगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा। तो यहाँ से कितना चलता है ये इंसान, ये कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा। फिर ये कह रहा है हर तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़ता है,
यानी 3 बार बाईं ओर मुड़ेगा। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 5। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, तो अब की बार बाईं ओर मुड़ करके कितना चला 10। और यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, ये बंदा चलेगा कितना मीटर 20 मीटर चलता है। यानी यहाँ से लेकर के, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, छोटा करें इसको, अगर यहाँ से अगर ये 10 मीटर चलता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ 10 मीटर, ये सिर्फ इतना चलता है। 10 मीटर चलने के बाद में कितना चलता है 20 मीटर दाईं ओर बाईं ओर और चलता है। तो यहाँ से अगर ये 20 मीटर चलेगा तो इसका मतलब ये 5 मीटर है। 5 से आगे 20 मीटर चल जाएगा, कितना चल जाएगा, थोड़ा और आगे चल जाएगा, क्योंकि 5 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, टोटल ये 20 मीटर की दूरी है। 20 मीटर की दूरी इस 5 मीटर और इस 10 मीटर 15 मीटर को मिला करके ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा और कितना चलना पड़ेगा, इसे 5 मीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ठीक है। अब इस बिंदु को अगर इस बिंदु से मिलाएं, हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दें, तो हमसे ये टोटल दूरी, ये सीधी दूरी ये पूछी गई है। अब ये दूरी हमें निकालनी है। देखिए ये टोटल कितना है 40 है, 10 यहाँ पर चल गया, इसका मतलब यहाँ पर कितना बचा होगा, ये 30 बचा होगा। कितना बचा होगा 30। सिंपल सा देखिए, वापस ये 10 मीटर चला है, यहाँ से ये कितना मीटर चला था 40 मीटर। 40 मीटर ये चला, वापस 10 मीटर गया, इसका मतलब कितना बच गया होगा 30 मीटर। अगर ये दूरी 30 मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगी, ये भी होगी 30 मीटर। तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कोई भी एक समकोण त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज का जो ये कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, इस कर्ण की अगर हम स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर किसके बराबर होती है, वो स्क्वायर होती है इस आधार की स्क्वायर के और इस लंब की स्क्वायर की। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो उसके बराबर किसकी स्क्वायर होती है, कर्ण की स्क्वायर होती है। तो यहाँ हमें कर्ण की स्क्वायर निकालनी है, कर्ण की स्क्वायर निकालनी है। ठीक है। जब हम कर्ण की स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास एक तो है 30 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 900। क्या आएगा 900 प्लस 5 की स्क्वायर करेंगे तो यह क्या आएगा, ये आएगा 25। टोटल कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 925। कितना हो गया 925 हो जाएगा। अब 925 इस तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर सिर्फ कर्ण करेंगे तो ये 925 क्या चला जाएगा अंडर रूट में। हमें डायरेक्ट आंसर दे रखा है अंडर रूट 925, तो यही हमारा आंसर क्या रहेगा, सही ऑप्शन होगा अंडर रूट 925 मीटर इसकी सीधी दूरी रहेगी। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था, पहले 10 मीटर, फिर 40 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, फिर यह चला कितना मीटर 20 मीटर। तो ये दूरी 30 मीटर हो गई। कितनी दूरी है 30 मीटर। ये कितनी है 5 और 30, इन दोनों का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 925 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है। एक क्लास के अंदर गौरव है, वो ऊपर से कौन सा स्थान पता करता है। अगर हम पता करें मेरिट के अंदर यहाँ से यहाँ तक, गौरव नाम का जो बंदा है, इस बंदे का कौन सा स्थान है 9वां स्थान है। नीचे से उसका स्थान 38वां है, नीचे से उसका स्थान कौन सा है 38वां। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक गौरव का स्थान कौन सा है, तो गौरव का स्थान है 38वां। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए कभी भी क्लास के अंदर पूछ लिया जाए इस तरीके का सवाल तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं टोटल बराबर अपर साइड प्लस डाउन साइड -1। अपर साइड से कौन सा नंबर है इसका 9वां स्थान है, डाउन साइड से कौन सा स्थान है इसका 38वां स्थान है। माइनस क्या करना है, हमें 1 करना है। तो 9 में से 1 गया 8 और 38 कितना होता है 46। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 46। वैसे आप कर सकते हैं, इसका अगर 9वां स्थान है ऊपर से तो इसके ऊपर कितने छात्र बच गए 8। नीचे से इसका स्थान अगर 38वां है, खुद ये 38वां हो तो इसके नीचे कितने छात्र बच गए 37। 37 और 8 कितने होते हैं 45, और एक खुद हो गया गौरव। इसका मतलब टोटल बच्चे कितने क्लास के अंदर 46 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 46। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नहीं है, आज के लिए इतने ही सवाल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से या शेयर करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, हमारे कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, लेकिन इससे पढ़ाने वाले टीचर को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। उसे ये लगता है कि बच्चे उसकी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो वो आगे से आगे उस तरह के और बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।